Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nusrat Fatma, subject specialist in physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Students, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और आप चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे हैं मोशन एंड फोर्स। तो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है मोमेंटम। आज मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ाऊंगी। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस नॉलेज। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी है। आप इस तरह मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को हम P से शो करते हैं। तो वेक्टर P इज इक्वल टू m क्रॉस वेक्टर V। व्हाट इज इट्स फिजिकल नेचर? गिव इट्स यूनिट। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज मेजर इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? The system in which two or more bodies exert force on one another and no external agency exert any force on them is called isolated system। के एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज हों और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो एक्सर्ट कर रही हों, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी उसके ऊपर फोर्स ना लगा रही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल, molecules of gas enclosed in a vessel at constant temperature constitute an isolated system. The molecules can collide with one another because of their random motion, but being closed by the vessel, no external agency can exert a force on them. अब ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये रैंडम मोशन में है, लेकिन ये वेसल में इनक्लोज्ड हैं, इस वजह से कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। तो इस तरह ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी इन दिस सिस्टम। आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें इंडिविजुअल बॉडीज की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगी? वी हैव टू रिमेंबर दैट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व and not that of the individual particle. The momentum of the individual bodies may increase or decrease according to their situation, but the momentum of the system will always be conserved as long as no external force acting on it. तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? Total linear momentum of an isolated system remain conserved. Total linear momentum of an isolated system remains constant, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। For an isolated system, total linear momentum of the system before collision is equal to total linear momentum of the system after collision। यानी जो आपका सिस्टम है तो कोलिजन से पहले उसका टोटल लीनियर मोमेंटम और कोलिजन के बाद उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? F क्रॉस टी, यहाँ पे F जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो F क्रॉस टी फोर्स है ना, तो F क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस रिलेशन से हम मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लेट वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू masses, mass m1 which is moving with velocity v1 and mass m2 which is moving with velocity v2। यानी हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, ये एक सिस्टम बना रही हैं और ये मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टाइम t, these two bodies collide with each other. Mass m1 exert force
F on M2 and as a reaction mass M2 exert force F prime on M1. And after this, these two bodies move. After collision, mass M1 move with velocity v1 prime and mass M2 move with velocity v2 prime. ठीक हो गया। अब हम इस सिस्टम का यानी दोनों मैसेज का अलग अलग लीनियर मोमेंटम जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैस m1 बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैस m1 बिफोर कोलिजन, तो मैस m1 v1 वेलोसिटी आप लिखा देगा यहाँ पे, और लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैस m2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m2 v2। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो हम दोनों मोमेंटम का बिफोर कोलिजन जो आपने मोमेंटम कैलकुलेट किया है इन दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2, यानी मैस ऑफ बॉडी 1 और जो इस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है v1 से वो, प्लस m2 वेलोसिटी v2। अब हम बॉडीज का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैस m1 आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम और लीनियर मोमेंटम ऑफ द मैस m2 आफ्टर कोलिजन m2 v2 प्राइम, और फिर हम इन दोनों का सम लेंगे यानी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। तो मैस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आई। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर पढ़ा और उसमें भी हमने कहा कि जब एक वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो आपने वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया। अब हम चेंज इन मोमेंटम जो है वो फाइंड करेंगे। तो नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मैस m1 एंड m2 वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, F क्रॉस T। मैस m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, मैस m2 moving with velocity v2, these two bodies collide and exert force on each other. Mass m1 exert force F on mass m2 and mass m2 exert force F prime on mass m1. After collision, mass m1 move with velocity v1 prime and mass m2 move with velocity v2 prime. इन दोनों मैसेज के चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर मैस m1 F क्रॉस T यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मैस m1। तो चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल में से हम इनिशियल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है हमारे पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। फॉर मैस m2 f प्राइम मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, और ये इक्वेशन नंबर 2। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। तो राइट साइड पे जो है हमारे पास ये आपने इन दोनों इक्वेशंस के राइट को ऐड करके लिख लिया, और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख लिया। तो F क्रॉस T प्लस F प्राइम क्रॉस T इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से हमारे पास कॉमन क्या आया, t, यानी इन दोनों में से इन दोनों टर्म में t जो है वो कॉमन है। तो t आप लिख दो कि
F plus F prime multiply by T is equal to M1 V1 prime minus M1 V1 plus M2 V2 prime माइनस M2 V2 और इसी तरह आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नेक्स्ट आप देखिए कि ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों बॉडीज जो है, मैस M1 जो है वो फोर्स F लगा रही है ऑन मैस M2 एंड मैस M2 जो है वो फोर्स लगा रही है F प्राइम ऑन मैस M1। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो फिर इनका सम क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 हम पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय टी, जब हम ये अप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी तो ये 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है ये 0 आ जाएगी, इक्वल टू M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो इक्वेशन के एक साइड पे और जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे आपने रख लेनी है। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ इक्वेशन के एक साइड पे हमें मिला है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और इक्वेशन के दूसरी साइड पे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन व्हेन नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि हमने आज कोलिजन भी पढ़ना है। तो कोलिजन क्या है? अ कोलिजन इज एन इवेंट in which two or more objects exert force on each other for a short interval of time। कोलिजन क्या है? एक ऐसा इवेंट है जिसमें टू या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप इसे डिफाइन करोगे, अ कोलिजन इज एन इवेंट इन विच टू और मोर ऑब्जेक्ट्स exert force on each other for short interval of time। टाइप्स में आप देखेंगे हेड ऑन कोलिजन। A collision is said to be head on collision when the colliding objects move along a straight line joining their center। यानी ऐसी कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद या जब बॉडीज कोलाइड हो जाती हैं उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि रोड पे दो गाड़ियां हैं, उनका एक्सीडेंट अगर होता है तो वो क्या होगी, हेड ऑन कोलिजन होगी। ठीक हो गया। और इसी तरह आप ऑब्लिक कोलिजन को डिफाइन करोगे तो ऑब्लिक कोलिजन क्या है? व्हेन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। कि जब when the colliding objects do not move along a straight line joining their center is called oblique collision। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ये मूव करते हुए आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद भी ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में ये आए थे उससे डिफरेंट डायरेक्शन में ये चले जाते हैं। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो ये है, जब ये कोलाइड करता है बी के साथ तो कोलाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट ए है वो मूव कर जाता है इस डायरेक्शन में। और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट बी है जो कि ट्रेवल करके यहाँ से इस तरफ को आया, ऑब्जेक्ट ए से कोलाइड करने के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो ये हो गई। तो कोलिजन के बाद ऑब्लिक कोलिजन क्या है कि व्हेन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, ये भी कोलिजन की एक और टाइप है। इनइलास्टिक कोलिजन इन फिजिक्स एंड इनइलास्टिक कोलिजन अकर्स व्हेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज और सिस्टम इज लॉस्ट। यानी इनइलास्टिक कोलिजन कब होगी? जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उनकी लॉस्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। द कोलाइडिंग पार्टिकल stick together in a perfectly inelastic collision। In such cases, kinetic energy lost is used in bonding the two bodies together। एक बॉडी हमारे पास ये है और दूसरी जो है वो ये है। ये कोलिजन से पहले ये इनकी डायग्राम, जब ये कोलाइड होती है तो कोलाइड होने के बाद जो बॉडी फर्स्ट वन थी वो दूसरी के साथ स्टिक कर गई, उसके साथ जुड़ गई। तो इस तरह
हम कहेंगे कि कोलाइडिंग पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए हैं, तो ये स्पेशल केस है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए, तो इसको हम कहेंगे ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन बॉन्डिंग दी टू बॉडीज टुगेदर। इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आप करेंगे इस तरह, द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड inelastic collision. Most of the collision in our daily life are inelastic in nature. Perfectly inelastic collision कौन सी होगी? अभी मैंने पहले भी आपको बताया the special case, अभी मैंने आपको बताया स्पेशल केस जिसमें बॉडी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं। तो the special case of inelastic collision is known as perfectly inelastic collision. Here after collision, two objects स्टिक टुगेदर। जैसे कि ये डायग्राम में होगा, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये इनकी सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। जब ये कोलाइड हो जाती हैं तो कोलाइड होने के बाद बॉडी जो ए है वो बॉडी बी के साथ स्टिक कर जाती है। तो इस तरह ये स्पेशल केस है इनइलास्टिक कोलिजन का, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल है, when a wet mud ball is thrown against a wall, mud ball stick to the wall. Inelastic collision in two dimensions. In inelastic collision in two dimension, conservation of momentum is applied separately along each axis. इसकी एग्जांपल टू डायमेंशन में कैसे, ये डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गाड़ियाँ जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक ये और एक ये आपस में आके यहाँ से कोलाइड करती हैं। तो ये भी इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हुई और इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिखा दिया। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई है। इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द कोलिजन वी सी इन आवर डेली लाइफ फॉल्स अंडर इनइलास्टिक कोलिजन. Some of these are listed below. The ball is dropped from a certain height and it is unable to rise to its original height. कि अगर आपने सैंडी फ्लोर पे बॉल को मारा है तो वो वापस सर्टन हाइट से आपने ड्रॉप किया है तो वो वापस उसी हाइट तक नहीं पहुंच सकेगी। तो द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट एंड इट इज अनएबल टू राइज टू इट्स ओरिजिनल हाइट। क्लियर हो गया? इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, व्हेन अ सॉफ्ट मड बॉल इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल इट विल स्टिक टू द वॉल। और थर्ड क्या होगी, द एक्सीडेंट ऑफ टू व्हीकल्स फॉर अ कार हिटिंग अ ट्री। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इनइलास्टिक कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी कि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यानी इनइलास्टिक कोलिजन की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जब इसको डिफाइन किया तो तभी आपको ये बताया कि ये ऐसी कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो फिर यहाँ पे हम इसको बताएंगे, इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। The loss of kinetic energy is due to internal friction. इनइलास्टिक कोलिजन को हमने डिफाइन किया तो उस वक्त भी मैंने बताया कि ये ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। इट मे टर्न्स इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द एटम्स causing a heating effect and the bodies are deformed. तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, in the case of inelastic collision the kinetic energy is not conserved. The loss of kinetic energy is due to internal friction. It may turns into vibrational energy of the atoms causing a heating effect and the bodies are deformed. Elastic collision ये भी कोलिजन की टाइप है। तो इलास्टिक कोलिजन ये भी कोलिजन की एक टाइप है। एनी कोलिजन इन विच द कोलाइडेड ऑब्जेक्ट्स
gets separated after the collision is known as elastic collision. In case of elastic collision, kinetic energy and momentum is conserved. यानी हम इसको इस तरह भी डिफाइन करेंगे, the collision in which the kinetic energy and momentum is conserved is called elastic collision. कि elastic collision में kinetic energy और momentum जो है ये conserve रहता है. After collision of hard ball with marble floor, it returns to the same height with negligible loss in kinetic energy. इसकी एग्जांपल क्या होगी कि अगर हार्ड बॉल को हम सर्टन हाइट से मार्बल फ्लोर के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो वो सेम हाइट, वो तकरीबन सेम हाइट तक चली जाती है विद नेग्लिजिबल लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी. कि एग्जांपल हम इसे कह सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन की हो सकती है, लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी. टू सम एक्सटेंट दिस एग्जांपल इज करेक्ट, बट कोलिजन इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक. तो आफ्टर कोलिजन ऑफ हार्ड बॉल with the marble floor, it returns to the same height with negligible loss in the kinetic energy. यह डायग्राम से भी आपको दिखा दिया है कि अगर आपने हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर के साथ कोलाइड करवाया है या मार्बल फ्लोर के ऊपर आपने इसको ड्रॉप किया है तो ये तकरीबन उसी हाइट तक वापस चली गई है. इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल. Some example of elastic collision are, तो some example of elastic collision are पिंग पोंग बॉल और बिलियर्ड. लेकिन हम इसे ये कहेंगे कि these are true to some extent but not perfect, यानी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है लेकिन कुछ हद तक ये इलास्टिक हैं. इसकी ये डायग्राम से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बिफोर कोलिजन अगर एक बॉडी हमारे पास ये m1 है, वेलोसिटी इसकी u1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है. जब ये कोलाइड होती हैं तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 एज इट इज़ ही रहती है. तकरीबन जब ये कोलाइड होंगी तो तकरीबन इनकी वेलोसिटी जो है वो वैसे ही रही. तो आप इसको कह देंगे कि ये कुछ हद तक जो है वो करेक्ट है. दीज आर ट्रू टू सम एक्सटेंट बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक. अगेन आपको बता दूं मोमेंटम क्या है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड. आइसोलेटेड सिस्टम, a system in which two bodies exert force on each other but no external agency exerts force on the system is called isolated system. कि ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडीज मौजूद हों और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हों. बॉडीज दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं. तो ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडीज एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स एक्सर्ट कर रही हों लेकिन बाहर से उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल इनक्लोज इन अ वेसल, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं. गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन बट दे आर इनक्लोज इन अ वेसल सो नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट फोर्स ऑन देम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या है अभी मैंने आपको बताया. In the absence of external force, total linear momentum of the system remain conserved. यानी अगर बाहर से कोई एजेंसी सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही होगी तो उस वक्त उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व होगा. या दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, total linear momentum of the system before collision is equal to total linear momentum of the system after collision. Law of conservation of linear momentum. In the absence of external force, total linear momentum of the system remains constant. Collision. A collision is an event in which two or more objects exert force on each other for a short interval of time is called कोलिजन. कोलिजन क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट
एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे कुलियन। तो आप इसको डिफाइन करोगे, अ कुलियन इज एन इवेंट इन विच 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स exert force on each other for a short interval of time is called collision। कुलियन में हमने पढ़ा इलास्टिक कुलियन। तो इलास्टिक कुलियन क्या होती है? इलास्टिक कुलियन इज टाइप ऑफ कुलियन इन विच momentum and kinetic energy of the system remain constant। Yeah, elastic collision is a type of collision in which momentum and kinetic energy of the system remain conserved। मतलब कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। तो ऐसी कुलियन को हम कहेंगे इलास्टिक कुलियन। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है कुलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कुलियन। एग्जांपल इसकी, इलास्टिक कुलियन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कुलियन। कि इलास्टिक कुलियन जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब वो वेसल में होंगे, तो उस वक्त उनकी जो कुलियन होगी वो इलास्टिक कुलियन होगी। मतलब उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। इसके बाद इन इलास्टिक कुलियन, ये भी हमने पढ़ा है। तो इन इलास्टिक कुलियन क्या होती है? इन इलास्टिक कुलियन इज टाइप ऑफ कुलियन इन विच मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यानी कि सिस्टम हमारे पास है, उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो उसको कहेंगे हम इन इलास्टिक कुलियन। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन, तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक कुलियन। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन, क्योंकि इस तरह की कुलियन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडीज़ जो हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलियन। तो हमारी डेली लाइफ में मोस्टली कुलियन जो हैं वो इन इलास्टिक कुलियन हैं। इसकी एग्जाम्पल है इसकी, कुलियन बिटवीन दी कार्स ऑन रोड। अगर कार जो हैं वो रोड पे जा रही हैं और उस वक्त उनकी कुलियन होती है, तो वो कुलियन जो होगी इन इलास्टिक इन नेचर। तो बेटा ये है आज का लेक्चर, और इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, याद करना है। प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको क्वेश्चन बताती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कुलियन। तो क्वेश्चन नंबर 1, इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कुलियन? ये आप अपने खुद करने की कोशिश करोगे कि क्या मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है इलास्टिक कुलियन में। क्वेश्चन नंबर 2, इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन केस ऑफ इनइलास्टिक कुलियन? इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन केस ऑफ इनइलास्टिक कुलियन? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन केस ऑफ इलास्टिक कुलियन? तो स्टूडेंट आज का लेक्चर था वो यहीं तक था, जिसमें मैंने आपको मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुलियन, टाइप्स ऑफ कुलियन, ये आपको बताया। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पहले समझना है और फिर इसको याद करके लिखना भी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप इसको करेक्टली कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।